नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक देखो, आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी को ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है ना। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। एक तो एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक, है ना। डी ब्लॉक तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक कहेंगे किसे। तो वे तत्व व एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आए। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2 N-1 D1 से 10। ये डी ब्लॉक के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो आपको याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2 N-1 D1 से 10। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2, है ना। S में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसके 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है संक्रमण तत्व कहने का, कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। नॉर्मल तौर पे कहा जाता है, ये तो है ना, कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आवर्त सारणी को हम जब देखते हैं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले लेक्चर में दोस्तों, जो उप सह संयोजक यौगिक है उसके लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, वो 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं। विपाटित होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, यानी T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में पहुंच जाता है। भाई जैसे ही इनको कोई ऊर्जा मिलती है ना, ऊर्जा मिलेगी तो T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में पहुंच जाता है ऊर्जा लेकर। तो इस प्रकार से डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इसी कारण से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। जिन तत्वों में, अब समझना अच्छी तरह से, जिन डी ब्लॉक के तत्वों में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी डी ब्लॉक जो डी उपकोष है उस डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। तो वे तत्व जिनमें डी उपकोष अपूर्ण होता है, पूरा भरा हुआ नहीं रहता है। भाई डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व के लिए हमें क्या याद रखना है, वे तत्व जिनकी परमाणुवीय या आयनिक दोनों में से किसी भी अवस्था में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से सुनना, वे तत्व जिनकी परमाणुवीय या आयनिक
या तो परमाणुवीय अवस्था हो या आयनिक अवस्था हो, इन दोनों में से किसी भी अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण होता है, यानी पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, तो ऐसे तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान देना, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे डी ब्लॉक के अंदर जिंक आता है, कैडमियम आता है, मरकरी आती है ना, ये 3 तत्व ऐसे हैं जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। समझना, फिर से देखो, साथ के साथ लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करो, फिर कुछ लिखो। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि स्पीड से पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा बैठ जाओ, वापस उसको पढ़ो, है ना। बार बार देखोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। तो अपवाद कौन कौन से हैं संक्रमण तत्वों में? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 ऐसे तत्व हैं डी ब्लॉक के जिन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनकी परमाणुवीय अवस्था लें चाहे आयनिक अवस्था लें, दोनों अवस्थाओं में डी उपकोष पूरा भरा हुआ रहता है। फिर से समझना, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, जो अभी आगे चल के हम पढ़ने वाले भी हैं, अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d10, है ना। ns1 से 2, यानी s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और n-1, तो n का मान अगर हमने 4 लिया है यहाँ पे, तो ये 3 ही हो जाएंगे ना, तो 3d10, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम जानते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो D के अंदर जब 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो डी उपकोष तो पूरा भर गया ना, और डी उपकोष जब पूरा भर जाता है तो उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनमें डी कक्षकों का संक्रमण नहीं होगा। भाई, जब हमने अभी पढ़ा था कि डी कक्षक होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये पूरे भर जाएंगे, अगर पूरे भर जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इनको ऊर्जा भी मिल जाएगी, तो भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो संक्रमण नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉनों का। इसलिए डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, क्योंकि संक्रमण नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का। तो वे तत्व जिनकी परमाणुवीय या आयनिक अवस्था में, अगर हम जिंक की आयनिक अवस्था देखें, Zn2+ अवस्था देखें, है ना, तो Zn2+ अवस्था में क्या होगा? अब याद रखना, जैसे ये परमाणु होता है, नाभिक है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है ना, इसी प्रकार से। तो 3d के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरी कक्षा है ये, तीसरी, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 3d में। ये क्वांटम संख्या का एक लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 3d में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हमेशा बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं। अगर ये जिंक आयनित अवस्था में आना चाहेगा, आयन के रूप में कन्वर्ट होगा, तो उस समय जो बाह्य कक्षा होती है, चौथी कक्षा ही तो बाह्य कक्षा है, 4th कक्षा है ना, तो चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जिंक हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। जिंक अगर आयनिक अवस्था में आता है तो जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यहां पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 4s में तो 0 हो जाएंगे और 3d में 10 के 10 ही। तो बताओ, जिंक की परमाणुवीय अवस्था, ये तो परमाणुवीय है, आयनिक थोड़ी है, और ये आयनिक अवस्था है, तो दोनों अवस्थाओं में डी उपकोष पूरा भरा हुआ रहता है। दोनों अवस्थाओं में डी उपकोष पूरा भरा होने के कारण जिंक को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, है ना। अगर हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम का विन्यास होता है 5s2 डी उपकोष पूरा भरा हुआ है। अगर हम इसकी आयनिक अवस्था देखते हैं तो 5s के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 4d में 10 के 10 ही रहते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको भी संक्रमण तत्व नहीं कहते। इसी प्रकार से मरकरी, जो कि 80 नंबर पे आता है, मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो लास्ट में मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f14 6s2
5d10, है ना। तो ये परमाणु अवस्था में 80 आते हैं परमाणु अवस्था में। और अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में देखें तो हमेशा बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 5d में 10 के 10 ही रहेंगे। तो ड्यूकोस पूरा भरा हुआ होने के कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। साधारण सी बात है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनकी परमाणुीय व आयनिक अवस्थाओं में ड्यूकोस अपूर्ण होता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं क्योंकि इनकी परमाणुीय अवस्था लें चाहे आयनिक अवस्था लें, दोनों अवस्थाओं में ड्यूकोस होता है, वो पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। आप देखो अगर कॉपर की बात करोगे, है ना, कॉपर जो कि 29 नंबर पे आता है। याद रखना दोस्तों, तत्व आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक के एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी बच्चों को याद होने ही चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स याद नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें समझने की है, तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपको याद रखनी होगी, है ना। तो देखो कॉपर 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसी तत्व की पहचान है। जैसे मैंने बोला 29, तो आपके माइंड में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कॉपर की बात करते हैं, या मैंने कहा कॉपर मतलब 29, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इन्हीं से हम बना पाएंगे। अगर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 4s2 3d9, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होकर इसका होता है 4s1 3d10। अब ड्यूकोस पूरा भरा हुआ है, कॉपर के अंदर पूरा भरा हुआ है, तो फिर इसको भी तो संक्रमण तत्व नहीं कहना चाहिए। लेकिन कॉपर जब 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो 4s का निकल जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन 3d का निकल जाता है, तो d में 9 इलेक्ट्रॉन ही शेष रहते हैं। और 9 इलेक्ट्रॉन शेष रहने के कारण इस एक कॉपर को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कॉपर को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं, है ना। अभी हमने अपवाद देखा जिंक, कैडमियम और मरकरी का, ठीक है, वो भी तो डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते। तो संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो सारे डी ब्लॉक के होते हैं, परंतु सारे डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, है ना। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, है ना। जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये भी तो डी ब्लॉक के हैं, परंतु इन्हें संक्रमण तत्व हमें नहीं कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। अब हम बात करें संक्रमण तत्वों को कितने भागों में, आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो संक्रमण तत्वों की श्रेणियां देखें हम, तो संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणी होती है। एक तो 3D श्रेणी, यानी ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D श्रेणी में प्रवेश करता है 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व होते हैं स्कैंडियम, यानी 21 से लेकर जिंक तक, जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। 21 से लेके 30, मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व होते हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे हम। फिर है 4D श्रेणी। देखो ये 3D श्रेणी है, ये आवर्त सारणी के आवर्त 4 में, है ना, चौथे आवर्त की श्रेणी है और 3D श्रेणी है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4s में ही जाता है ना।
अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4s में जाता है ना भाई। 4s 1 से 2, 3d 1 से 10, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4s में ही जाता है, इसलिए आवर्त तो 4 है, लेकिन इसे 3d श्रेणी कहते हैं, है ना। 3d श्रेणी के तत्व। ऐसे ही 4d श्रेणी होती है। 4d श्रेणी के तत्व होते हैं, वो होते हैं इट्रियम से कैडमियम तक, Cd तक, यानी 39 से लेकर 48 तक के जो तत्व होते हैं, ये एटॉमिक नंबर है। 48 तक के जो तत्व होते हैं वो 4d श्रेणी के अंदर आते हैं। जब और HF 57, केवल 57, और फिर HF जो कि 72 होता है, HF, और फिर आएगा Hg मरकरी, यहां से लेकर यहां तक के तत्व। एक तो ये तत्व आएगा 57 का, फिर 72 से लेके 80 तक के जो तत्व होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, 5d श्रेणी के तत्व होते हैं। यानी इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d श्रेणी में आएगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d श्रेणी में। ठीक है, ये 5d श्रेणी में। ये आवर्त सारणी के कौन से आवर्त के तत्व होते हैं, 5वें आवर्त में। ये आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त के तत्व होते हैं। जबकि एक 6d श्रेणी होती है जो एक्टिनियम से शुरू होती है, एक्टिनियम से शुरू होती है, जो अभी अपूर्ण है, पूरी भरी हुई नहीं है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में, अब आप नॉर्मल सा याद रखो कि डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी के अंदर 4 श्रेणियां होती है, 3d 4d 5d 6d, है ना। 3d आवर्त सारणी के 4th आवर्त में, 4d 5 आवर्त में, और 5d 6 आवर्त में रहती है। ये डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3d श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो 3d श्रेणी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो मोस्टली आपको 3d श्रेणी याद ही रखनी है। 3d श्रेणी के अंदर स्कैंडियम 21, नाम भी याद रखना, हिंदी में भी लिखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। ये 10 तत्व होते हैं 3d श्रेणी के। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम जानते हैं 18, यानी आर्गन का विन्यास, अक्रिय विन्यास तो सभी में होता है। 18 इलेक्ट्रॉनों को लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने आर्गन लिख दिया तो 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। ये 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया है। AR याद रखना, AR, है ना। 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 3p के बाद में क्या आता है, 3d4s, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन 3p के बाद में आएगा 4s में, तो स्कैंडियम में 4s में, स्कैंडियम में 4s में 2, 18 आ गया ना। 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। 19 और 20 भाई 18 तक तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन आ गया। 21वां इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में। देखो इसमें एटॉमिक नंबर 21, यानी परमाणु क्रमांक 21 है, और किसी उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या अगर 21 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 21 ही होगी, है ना। फिर 4s में 2 3d2, 4s में 2 3d3, 4s में 2 3d4। अब यहां पर क्रोमियम हमें अपवाद मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, है ना, अपवाद। इसका रीजन भी हमें याद रखना है। देखो अर्ध भरी हुई, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी कोष आधा भरा हुआ हो तो अधिक, अगर पूरा भरा हुआ हो तो अधिक स्थायी होता है, बहुत अधिक स्थायी, और अर्ध पूरित हो तो भी स्थायी होगा। तो क्रोमियम में क्या होता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, और ये अर्ध भरा हुआ विन्यास हो जाता है। अर्ध भरा हुआ विन्यास होने के कारण जो क्रोमियम होता है वो
स्थायी हो जाता है। अर्धपूरित विन्यास होने के कारण क्रोमियम स्थायी हो जाता है। फिर आगे बात करें मैग्नीज की तो 4s2 3d5 25 है ना, तो 18 तक तो ये आ गए, 19 20 और 5 25। फिर 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2। यहां पर कॉपर में भी हमें क्या याद रखना है, कॉपर भी एक एक्सेप्शन है, यानी यहां पर भी, क्योंकि अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में आ जाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये भी स्थायी हो जाता है, तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है। तो यहां पर भी हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। जिंक का 3d10 4s2 विन्यास होता ही है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की, यानी कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है। क्रोमियम का तो 3d5 4s1 और कॉपर का 3d10 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है। अपवाद का कारण क्या है कि अर्ध भरे हुए और पूरे भरे हुए उपकोष होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायित्व के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश कर जाता है। दूसरा कारण यह है कि 3d और 4s की ऊर्जाओं में अंतर भी कम होता है। ऊर्जा में अंतर कम है तभी तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक उपकोष को छोड़कर दूसरे उपकोष में, एक ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। तो ये दोनों रीजन आपको याद रखना है। ये 3d श्रेणी है जो हमें याद रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों का, यानी डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, है ना, उनके अंदर जैसे धात्विक गुण क्या है, आयनिक विभव किस प्रकार से वेरी करता है, इनकी जो रेडियस है, इनकी जो त्रिज्या है वो किस प्रकार से वेरी करती है, इनके और भी भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको 3d श्रेणी के तत्व याद करने हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है उसको बार बार प्रैक्टिस करके याद करना है। आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको बार बार लिखकर याद भी कर सकते हो।